1 लाख की बात है। गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। चलिए, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं टीजीटी पीजीटी। अभी पता चला है कुछ देर पहले कि जीडीसी का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। अब आप लोग हैं कि नहीं उसमें बात अलग है, ठीक। तो सारे लोग जिनका हुआ होगा बेस्ट ऑफ लक, जिसका नहीं हुआ होगा उसको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो टीजीटी पीजीटी। हाँ सर, हाँ। तो यहाँ टीचर्स एकेडमी से यहाँ पर इंग्लिश में हुआ। चलिए सारे लोग गुड इवनिंग। सभी लोगों को कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी पता चला भी है कि 1 लाख वैकेंसी का भी सब कुछ चल रहा है प्रपोजल, और शायद मंगलवार को, यानी आज ही तो है शायद मंगल ना, आज ही मीटिंग है यहाँ पर सचिव की, मतलब सीएम के सचिव की, क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी, इलेक्शन का ईयर है, सब कुछ है। तो चलिए अब हम लोग सीधा जल्दी जल्दी करेंगे अपने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, ये उससे पहले क्या, सामान्य अध्ययन का ऑफलाइन ऑनलाइन की फीस है 499 है। सारे लोग जो भी है चाहते, क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसी के लिए टीचर्स एकेडमी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑफलाइन का बैच 17 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। जो लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं और वहां पर पूरा थ्योरी के साथ होगा, ऑनलाइन में भी थ्योरी होगी, ऑफलाइन में भी है। शायद हो सकता है कि 17 को ही ऑनलाइन भी थ्योरी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बार चूकिएगा मत, क्योंकि इस बार चूकेंगे तो फिर पछताएंगे 5 साल, और 5 साल में जो गर्ल्स होंगी उनकी शादी हो जाएगी, फिर वही हाल होगा कि नहीं, ठीक है। या जो बॉयज होंगे उनको भी तैयारी छोड़ा के घर पे बैठा दिया जाएगा। तो इस बार ये अंतिम समय आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी करना पड़ता है सब कुछ करिए तैयारी के लिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इस साल कई सारे इवेंट हुए हैं, ठीक है। सभी लोग जानते हैं इस बार कई इवेंट हुए हैं। इवेंट का मतलब चाहे ग्लासगो होगा, चाहे आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा, या बहुत सारी कोई चीजें वहां से आएगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो जल्दी जल्दी सारे लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, क्या होगा। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए, 2022 की बात करें, 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने। तो जल्दी से बता दीजिए सारे लोग, यहाँ पर आंसर करिएगा सारे लोग, ठीक। सभी लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर कौन बना है पहला ऐसा व्यक्ति जो 2 साल लगातार, 2 बार लगातार से यहां पर है। चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सभी लोग, ठीक। चलिए, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। अभी सिंपल सा है, जब स्टार्टिंग सारी चीजें हो जाएगी, फॉर्म आपके आ जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि 24 के 48 घंटे के अंदर सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, पंकज जी का आंसर क्या है यहाँ पर, सिंपल सी चीज है। तो किलियान एम्बाप्पे है, कौन है ये फ्रांसीसी प्लेयर है, ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ के, ये फ्रांस के मेन फुटबॉलर है। जो क्या हुआ था पिछली बार जब कतर में हुआ था, वहां पर भी इन्होंने जीता था, और इस बार भी इन्होंने जीता है। सिंपल सी चीज है। फीफा की बात आएगी तो इस बार याद रखिएगा 10 वर्षों के बाद स्पेन ने जीता है। किसने, इस बार दूसरी बार। यहां पर एक ड्रीम था अर्जेंटीना का कि इस बार भी हम जीतेंगे, लेकिन स्पेन क्या हुआ है कि 10 वर्षों के बाद, ठीक है, अर्जेंटीना को इसने क्या है 1-0 के पार्ट से इसने क्या किया, पराजित कर दिया है। तो सिंपल सी चीज याद रखिएगा, फीफा विश्व कप जीतने वाला कौन सा प्लेयर है, मतलब कौन जीता है। तो इस बार स्पेन जीता है। कितने वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद। कहां पर आयोजन हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी आंसर सारे लोगों का है। गुड इवनिंग सभी लोगों, पूनम जी सी, तबस्सुम जी सी। चलिए सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया था फीफा, कहां पर हुआ है। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछेगा तो सिंपल सा आपसे, मतलब कोई आयोग ही पूछेगा, तो ये कहां पर हुआ था, यूएसए में हुआ था, कनाडा में हुआ था, ठीक है, और मैक्सिको में हुआ था। ये याद रखिएगा, मैक्सिको में, ठीक है। 3 देश, तीनों देश में क्या हुआ था, बिल्कुल स्पेन जीता है पूनम जी। तो यहां पर याद रखिएगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होता है। जीता है कौन, स्पेन जीता है, 10 वर्ष के बाद जीता है। यानी 2010 में ये जीता था पहला अपना पद यहां पर। जो कहां पर हुआ था ये कभी पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए 2010 में जो अफ्रीका में हुआ था, वाका वाका, सुना था कि नहीं, शकीरा का। शकीरा जो डांसर है, जो आपके जानते हैं ये सभी लोग, तो वहां पर ये चीजें थी, उसको ध्यान में होगा सारे लोग। उसी समय बहुत फेम में चला गया था ना, साउथ अफ्रीका कैसे वाका वाका करके वो था उस पे। तो वहां पर ये चीजें 2010 में हुआ था, तो स्पेन ने जीता था। 10 वर्षों बाद अर्जेंटीना जीता। हुआ कहां पर है, यूएसए में, कनाडा में, मैक्सिको में। दूसरी चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, हमेशा क्या होता था 34 टीमें होती थी, इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 कर दी गई है। चलिए, हेलो अमृता जी, ठीक है, सारे लोग ध्यान रखिए इसका। तो इस बार क्या हुआ, टीमों की संख्या क्या कर दी, बढ़ा के 48 कर दी गई। बिल्कुल तबस्सुम जी, क्या है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। चलिए बिल्कुल सही है सारे लोगों का। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चीज।
तो ये है कैलियाना एम्बाप्पे जो इस बार दोबारा जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना की? तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको आंसर दे दीजिए सारे लोग यहां पर। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सारे लोग जल्दी से यहां पर आंसर दीजिए। यहां पर ये हाइड्रोजन ट्रेन है, बाद में बहुत सारे इस पे व्यूज भी बने थे, कमेंट भी आए थे कि वहां पर क्या हुआ था कि वो ऐसे ही पड़ी ले गई। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेन इंजन जो आप देखते होंगे बड़ा सा दानो टाइप का इंजन चलता है ना, वो खींचते हुए ले जा रहा था हाइड्रोजन ट्रेन को। तो यहां पर चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो सारे लोग जल्दी से यहां पर आंसर दीजिए कि क्या होगा। यहां पर जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक, चलिए चलिए, तबस्सुम जी, पूनम जी, यहाँ पर अमृता जी, पंकज जी, सारे लोग के आंसर आ रहे हैं बी, तो बी है जय हिंद। चलिए, अच्छा, जिंटू सोनीपत, मैं सोचा तबस्सुम जी जय हिंद लिख रही है। ठीक, चलिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, कहां पर है, यहाँ पर जिंद और सोनीपत है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 15 जुलाई 2026 से प्रभावी भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते, जिसे सेटा बोला गया था, तहत भारत के कितने प्रतिशत निर्यात को यूके में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत ये चर्चे में था, और खासकर जो अमेरिका से भी हुआ था वो भी बहुत चर्चे में था, तो यहां पर इसको ध्यान रखिए सभी लोग। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सारे लोग यहां पर। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा सारे लोग। यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर इजी है सारे क्वेश्चन, लेकिन आंसर आप लोग के जानना पड़ेगा। चलिए 399, ये क्या चीज है? 399 रिचार्ज है क्या अमृता जी? चलिए 90% शुल्क है, तो सारे लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो क्या कहा गया यहाँ पर? 90% से अधिक निर्यात पर भी क्या कहा गया यहाँ पर? सिंपल सी चीज है, भारत को शून्य शुल्क यहाँ पर टैरिफ मिलेगा, पहुंच मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे लोगों के भी आंसर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे देखेंगे क्या होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, विंबलडन 2026 अभी हाल ही में समाप्त होता है। ठीक है, वहां पर क्या बोला कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जल्दी से सारे लोग बता दो। चलिए, टेलीग्राम लिंक देना है, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। अभी बात करनी होगी, यहाँ पर जो आता रहता है बीच में, यही तो है टेलीग्राम। अच्छा, ये नहीं है, चलिए उसको दिला देते हैं। ठीक, चलिए सारे लोग, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यहां पर मैं भी ये भी जानना चाहूंगा, पराजित किसको किया था? ठीक है, सारे लोग जल्दी से ये भी बता देना कि यहाँ पर जो चीजें हैं। चलिए 4 का सी है, चलिए यहाँ पर पूनम जी 4 का सी है। चलिए, गुड इवनिंग मंजू जी। तो सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज होगा, यानिक सिनर ने जीता है। कौन है यानिक सिनर? ये किस देश का, आपको मुझे ये बता दो, ये किस देश से संबंध है, इसका देश कौन सा है, तो ये आप बता दो। यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद इसने पराजित किसको किया है, ये भी आंसर आप लोग बता दो। रनर अप जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। अमृता जी ना यही कहना चाह रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, इसने क्या किया था, इसको पराजित किया था, यानी ये सेकंड आए थे यहाँ पर। ठीक है, फाइनल में ये क्या हुआ था, पराजित हुए थे। अल्कारेज पराजित हुए थे यहाँ पर, नहीं सॉरी, अल्कारेज नहीं हुआ था यहाँ पर, अलेक्जेंडर जेवरेव, ये क्या होता, वर्सेस हुआ था। ठीक है, वर्सेस ये थे, ये आपके क्या थे, पराजित हुए थे फाइनल में। ठीक है, फाइनल में ये पराजित हुए। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पराजित हो गया ये आदमी, यहाँ पर ये चीज होगी। लेकिन मैंने पूछा ये देश कौन सा है दोनों का? ठीक है, अलेक्जेंडर तबस्सुम जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों का देश बताओ अमृता जी। इटली है, सिनर है, और ये जो यहाँ पर अलेक्जेंडर जेवरेव, ये कहाँ का है? ठीक है, डिफीटिंग अलेक्जेंडर है, बिल्कुल सही है। तो दोनों का देश बता दो। सीनर कहाँ का है? ये इटली का है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इटली, यहाँ पर ये चीज हो गया। अलेक्जेंडर जेवरे की बात करेंगे तो ये किस देश का है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहां का, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये जर्मनी का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी यहाँ पर फीमेल वर्ग की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल वर्ग के क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन विंबलडन, यानी आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पर चारों ग्रैंड स्लैम, जो चार आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, क्या होते हैं,
ग्रैंड स्लैम होते हैं जो यहाँ पर 4, उनकी बात है। पहले पे कौन होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरे पे कौन होता है? फ्रेंच ओपन, तीसरे पे कौन होता है? विंबलडन ओपन, ठीक है, फिर कौन होता है? यूएसए ओपन होता है। ये आपके क्रम में और ये पीसीएस में एक बार ये प्रश्न आपसे पूछा, आई डोंट नो। तो चलिए बता दिया हमने तबस्सुम जी यहाँ पर, एक इटली का है, एक जर्मनी का है, बस सिंपल सा है। महिला की बात बाद में करेंगे, वो आगे क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 8 से 10 जुलाई, कब से बात हो रही है? 8 से 10 जुलाई के बीच आयोजित तीसरा भारत ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक, ठीक है, वार्षिक नेताओं का शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जल्दी से बता दो सारे लोग इसका आंसर, कहां पर आयोजित किया गया था? सभी लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर, ये कहां पर आयोजित किया गया? ठीक, सारे लोग चलिए यहां पर जल्दी से आंसर दीजिए। अमृता जी का आंसर 5 का डी है। हमेशा की तरह जीएस करंट आपका मजबूत है, यहां पर भी अमृता जी है कि नहीं? ठीक, तो जीडीसी का किसी ने एग्जाम दिया था कि नहीं? जीडीसी का जो अभी हाल ही पेपर हुआ था, किसी ने दिया था? चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने क्या किया था? एंथनी अल्बनीज, कौन है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम, ठीक है, यहाँ पर एंथनी अल्बनीज ने क्या किया था? यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था, और उद्घाटन कहाँ पर किया था? ये आपको पता ही होगा, ये मेलबोर्न में किया था, ठीक है। ये भारत ऑस्ट्रेलियाई नेताओं का ये तीसरा वार्षिक है। चलिए अच्छी बात है, नहीं दिया इस बार, लेकिन टीजीटी पीजीटी मन से देना आप लोग, ठीक है। सभी लोग की बात मैं कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी बहुत मन से देना, क्योंकि ये आगे चलकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन के चांस होंगे, है ना। सभी लोग देंगे, मैं सोच रहा हूं मैं भी दे लूं, पहली बार कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने का प्लान बना रहा हूं। चलिए यहां पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगई कोण चोलपुरम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक विशाल कृत्रिम झील चोल गंगम का निर्माण करवाया था, और अपनी विजय के उपलक्ष्य में गंगा जल को कलशों में भरकर अपनी नई राजधानी लाया था? तो जल्दी से सारे लोग आंसर दे दीजिए। चलिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यहां पर हम लोग आते हैं, किसकी बात होती है, तो सारे लोग यहां पर आंसर दीजिए। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए। चलिए आई गेव जीआईसी फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल अच्छी बात है पूनम जी, नहीं हम भी सोच रहे हैं कि हम भी देंगे, है कि नहीं। चलिए 6 की बात करते हैं, तो सारे लोग यहां पर आपको पता होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज हो रही है। यहां पर 1014 से लेकर 1040 तक की बात हो रही है। कब? 10 से 14, 1014 से लेके यहाँ पर याद करिएगा 1014 से लेकर 1044 तक इसने क्या किया? शासन पीरियड किया था। और इसने क्या किया था? यहाँ पर याद रखिएगा कि पाल शासक वहां पर था, पाल शासक, ठीक है। पाल शासक के जो यहाँ पर था वो महिपाल था, और महिपाल को यहाँ पर इसने पराजित किया, और पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? गंगई कोणचोलपुरम में इसने एक झील बनवाई थी, और झील में गंगा का पानी कलश में भरकर लेकर गया था। और वहीं पर इसने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया था। याद रखिएगा यहाँ पर गंगई कोणचोलपुरम में भी इसने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। किसका निर्माण किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। एक ये मंदिर तंजाउर में भी है, कहां पर? जिसे तंजौर भी बोलते हैं, और तंजाउर में, बिल्कुल ठीक है पंकज जी। प्राचीन इतिहास है कि नहीं है उसमें, पंकज जी? नहीं ऐसा नहीं है मंजू जी। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज आपके लिए बहुत होगी कि तंजाउर की बात करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि तंजाउर में भी बृहदेश्वर मंदिर था, और वो किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन गंगई कोणचोलपुरम में जो बनवाने वाला था, वो कौन बनवाया था उसको याद रखिएगा, वो आपका राजेंद्र प्रथम था, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल राजराज प्रथम वहां पर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, सही है। चलिए सभी लोग
प्राचीन भारत अगर है तो वहां पर वो चीज रहेगा। आते हैं यहाँ पर सल्तनत काल की बात करते हैं हम लोग। यहाँ कथन है, कथन पर विचार विचार करना। अलाउद्दीन खिलजी की बात है, पहला सुल्तान था जिसने एकता व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। क्या ये सही था या गलत था? फिरोज शाह तुगलक ने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया और वजहदारी यानी भूमि अधिकार पत्र के रूप में वेतन देना पुनः शुरू कर दिया था। तो जल्दी से सारे लोग आंसर बता दो। चलिए सभी लोग, बिल्कुल पूनम जी, राजराज प्रथम ऑफ तंजावर, बिल्कुल वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों चीजें इस तरह से पूछी गई हैं एग्जामों में, तो दोनों का याद रखिएगा आप लोग। चलिए सभी लोग, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सारे लोग। यहां पर क्या होगा? चलिए अमृता जी, पूनम जी, 7 का सी है सारे लोगों का। ठीक है, सही है, गलत तो नहीं है? ठीक, चलिए ज्योति सोनी जी हैं, बिल्कुल। चलिए हुलिया, दाग और हुलिया वाला था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सारी चीजें। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, यहाँ पर एकता व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके नगद वेतन, इसी ने सारी चीजें की थी। यहाँ पर फिरोज तुगलक है, क्या किया था? वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था और यही इकलौता सुल्तान था जिसने क्या किया था? प्रशासन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की भी इसने शुरुआत की थी। बाकी इसके काम जो ये सामाजिक काम थे वो बहुत बेहतर थे। ठीक है, इसने क्या किया? सामाजिक जो काम थे वो अच्छे थे, बाकी ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार भी इसने करवाया तो भ्रष्टाचार अपने लिए तो करवाया नहीं था, जनता के लिए ही भ्रष्टाचार करवाया, तो जनता के लिए इसने करवाया तो कोई गलत नहीं किया था। बाकी चीजें क्या थी? इसने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था और सी आपका सही है। चलिए यहां पर होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको पता ही होगा। इसी के दौरान क्या होता है? मालाबार तट पर प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह भी चलता है। ठीक है, वैकोम सत्य, वाइकोम भी लिखा जाता है, ठीक है, दोनों चीज लिखा जाता है। कि तर्ज पर कालीकट से पयानूर तक नामक नमक सत्याग्रह मार्च तक का नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी से बताइए। वैकोम सत्याग्रह भी चलाया गया था, कब? सविनय अवज्ञा के पैरेलल में चलाया गया था। और वहां पर भी जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, तो यहां पर भी कालीकट से पयानूर तक का क्या किया था? सत्याग्रह मार्च किया था। और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी से प्लीज, आई एम डूइंग इट टॉपिक वाइज ओनली सर, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए, हमने भी जो पेपर दिया था टॉपिक वाइज वो नहीं यहाँ पर प्रिंट हो पाया था। ठीक, चलिए ठीक, चलिए सारे लोग यहाँ पर ध्यान रखिए इसका। तो यहाँ पर आते हैं सविनय अवज्ञा। अब यहाँ पर क्या, सारे टॉपिक को मिलाकर ही पेपर जैसे बनाया जा रहा है, तो देखा जाएगा आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पर दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह टू बी पार्टिसिपेट फ्रॉम केरला। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पर बात करेंगे किसकी? कलप्पम की बात करेंगे। इन्होंने क्या किया था? जो गांधी जी ने, जैसे आपका बारदौली कह रहा हूं, आपका कौन सा था? डांडी मार्च, जिस हिसाब से उन्होंने किया था, उसके बाद धरासना कांड भी होता है, वो सारी कहानी आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर के कलप्पम की बात करता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, सिंपल सी चीज है। यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को क्या कहा गया? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सी चीज, बात क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए शासकीय कर्तव्य की वैधानिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए गांधी ऑफ केरला, बिल्कुल अमृता जी, ठीक, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए 9 कभी, 9 कभी, और लोग बताइए यहाँ पर सारे लोग। तो सिंपल सी बात करेंगे, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 71। ठीक है, 71 की बात करेंगे। यहाँ पर दो पार्ट में साफ साफ इसने दिया, आर्टिकल के 71 के भाग 2 में की बात करेंगे। यहाँ पर साफ साफ वहां पर लिखा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, पहली बात तो ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित कोई विवाद होता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी। एक ये ऑप्शन आपका हो गया, मतलब ऑप्शन नहीं, एक ये फैक्ट हो गया। दूसरी चीज है कि यदि इनके निर्वाचन में कोई भी विविधता आती है या कुछ भी होता है तो उसमें इनका निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट शून्य कर दिया जाता है, तो उनका जो कार्य उससे पहले
यानी जब से शून्य किए जाते हैं उससे पहले क्या किए जाएंगे कि कृत्य प्रभावी और विधि मान्य बने रहेंगे। मतलब वो जो भी उन्होंने किया होगा, जैसे द्रौपदी मुर्मू को ले लीजिए आप, ठीक है, प्रेजेंट टाइम, इन्होंने क्या किया, इनकी नियुक्ति होगी और इस साल क्या हुआ 2027 में सुप्रीम कोर्ट ने इनका क्या कहा कि आपका इलेक्शन जो हुआ था वो सही नहीं हुआ, आपका जो कार्यकाल है उसको शून्य कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। लेकिन जो इतने सालों में यानी 3-4 साल जो पिछले गए, 27 में शायद इनका भी इलेक्शन होगा, तो यहां पर क्या करेगा, वो चीजों को हटा दिया जाएगा कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो जब असर नहीं पड़ेगा तो सिंपल सी चीजें ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मामला भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने, यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जो भारतीय संविधान के जो मूल के सिद्धांत उनके हैं उनको प्रभावित परिभाषित करने, विभिन्न संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कालानुक्रमिक रूप से सबसे बाद में तय किया गया था। यानी इनमें से कौन सबसे बाद में किया गया, तो जल्दी से सारे लोग आंसर दे दीजिए। चलिए, ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर की बात करेंगे, यहां पर सारे लोग आएंगे, सबसे अंतिम कौन सा होगा ये मुझे बता दीजिए सारे लोग। चलिए सभी लोग आंसर बताइए इसका। यहां पर आते हैं हम लोग, इजी है, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सी बात है, यहां पर नोट करिएगा 1980 की बात है, ठीक है, 81 की बात है, 1992 की बात है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ की बात करेंगे, वो कब आता है, फिर वो सारी चीजें है, फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर है तो कोयलन बनाम सचिवालय 1992 में आता है। फिर सबसे अंतिम की बात करेंगे, चंद कुमार बनाम जो भारत सरकार है, वो कब आएगा, 1997 आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे पहला पूछा है कि सबसे बाद में, तो यहां पर क्या बताया गया कि सबसे बाद की बात की गई है, तो सबसे बाद में कौन सा आएगा, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ आएगा, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है सारे लोग। सर प्लीज ब्रिंग द क्वेश्चन एंड जनरल बट इट इज अ बिट ट्विस्टेड। चलिए, ठीक, चलिए सारे लोग आंसर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, यहां पर आते हैं अंतरराज्यीय परिषद के बारे में आते हैं, मतलब क्वेश्चन आपको वन लाइनर चाहिए, सीधी सी बात है ना पंकज जी, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के 263 में, इस परिषद की संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। यानी बात क्या कर रहा है, जो यहां पर सिंपल सा याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की बात कर रहा है, किसकी, अंतरराज्यीय जो परिषद है इसकी बात कर रहा है और इसके गठन की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 263 में इस परिषद की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा कथन असत्य है, सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। चलिए कल से वन लाइनर हम भी सोच रहे हैं ना पंकज जी, कल से वन लाइनर हम भी लेकर आए ना, एकदम इजी रहेगा, मस्त, ठीक। चलिए सारे लोग जल्दी से यहां पर आंसर दे दीजिए, असत्य की बात करते हैं तो सारे लोग इसका आंसर दे दीजिए। 10 का डी हो रहा है, 11 की बात करते हैं हम लोग, जल्दी से पूनम जी, सारे लोग जितने लोग हैं, चंद्रशेखर 10 का डी, ये बिल्कुल सही है। चलिए 11 की बात करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई गलत नहीं। सभी राज्य विधानमंडल जो विधानसभा मंडल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट के रैंक के 6 मंत्री इसके सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा जो कैबिनेट के 6 मंत्री होते हैं वही इसके सदस्य होंगे, बाकी चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी मुख्य न्यायाधीश ये सब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कौन होगा। चलिए यहां पर आते हैं, एक बार सिंपल सी चीज नोट कर लीजिए इसको, विशिष्ट विधायी शक्तियां, किसकी बात कर रहा है, विशिष्ट विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सूक्ष्म अंतर सही, यहां पर क्या बात कर रहा है, विशिष्ट जो विधायी शक्तियां दी गई संविधान के तहत उसमें कौन सा अंतर है, जो एक मामूली सा अंतर होता है उसके, नॉट ए वन लाइनर सर जी। चलिए सभी लोग,
तो सिंपल सा ध्यान रखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। ठीक, चलिए यहाँ पर एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि किसकी बात कर रहा है। यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर 248 की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 248 की बात कर रहा है, यानी अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा है। यहाँ पर विधायी शक्तियों के संदर्भ में यह अंतर की बात कर रहा है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, जैसा कि कनाडा के मॉडल में, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां यानी 248 की बात कर रहा है, ये किसके पास दी गई है। ठीक है, चंद्रशेखर डी आंसर है, अमृता जी का ये है। चलिए पूनम जी का है। सारे लोग ध्यान से आंसर दिया करिए इसका। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन क्या कहा था, अवशिष्ट शक्तियां जो राज्यों के पास है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फिर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं है, केवल राज्य को कहां पर है, भारत में यह अवस्था ऑस्ट्रेलिया की, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां से क्या है, आपके सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा कहां से। चलिए यहां पर ये क्या है, ज्योग्राफी में सिलेबस भी आपका है, भू आकृति सिलेबस है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, भू आकृति से यहां पर आपको बताना, देखो क्या क्या चीजें यहां पर है। यहां पर पेनी प्लेन और पेडी प्लेन की अवधारणा को प्रतिपादकों का कौन सा युग्म पूरी तरह सही सुमेलित है, यानी कि जो यहां पर जो इसके सिद्धांत दिया है, यानी पेनी प्लेन का जो सिद्धांत है एलसी किंग के द्वारा दिया गया है, पेडी प्लेन का जो सिद्धांत है डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दिया गया है, या पेनी प्लान का डेविस के द्वारा दिया गया, पेडी प्लान का वाल्थर पैंक के द्वारा दिया गया है, पेनी प्लान का डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दिया गया है, यहाँ पेडी प्लान का एससी किंग के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर पेनी प्लान पैंक है, यहाँ पर एलसी किंग है। यानी सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, भू आकृति आपका सीधा सीधा नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वो सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भू आकृति के विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पेनिप्लेन और पेडिप्लेन की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, तो जल्दी से आप दे दीजिए। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग वंदना जी। ठीक, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, यहां पर क्या सही होगा क्या गलत होगा। चलिए सारे लोग ठीक, चलिए यहां पर आएंगे तो ये याद रखिएगा, जो यहाँ पर पेनिप्लेन और पेडिप्लेन का जो प्रतिपादक के रूप में एम डेविस, यहाँ पर डेविस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एलसी किंग जिसका ज्योग्राफी होगा वो बेहतर समझे, सी स्पीकिंग, बिल्कुल सी स्पीकिंग है, तो बिल्कुल सही है, वही वो है। आपसे ज्यादा जानकार अभी भी वो है जब वो नौकरी कर रहे हैं, यही है ना अमृता जी। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेनिप्लेन और पेडिप्लेन की बात है, यहाँ पर अवधारणा की बात करता है, यहाँ पर युग्म है, और इसमें क्या है, प्रतिपादक किसने किस सिद्धांत को दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, सारी चीज है, और इसी में एक नाम आपने पैंक का दिया था, तो जो यहाँ वॉल्थर पैंक की बात करेंगे, इन्होंने एंड्रफ की बात की थी, किसकी, एंड्रफ की बात की थी, एंड्रफ। ठीक है, यहाँ पर यह सिद्धांत किसके द्वारा, पैंक के द्वारा दिया गया था। बाकी ये सारी चीजें आपको सिंपल से 3 सिद्धांत है, तीनों को याद रखिएगा। तो बाकी चीज आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कोपेन का इसने दिया था, कोपेन ने अपना क्या सिद्धांत दिया जलवायु से संबंधित। ठीक है, कोपेन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु वर्गीकरण के अधिकार पे। यहां पर क्या कर रहा है, भारत के कोरोमंडल तट पर, यानी किसकी बात कर रहा है, कोरोमंडल की तट की बात कर रहा है। यहां पर सांकेतिक कोड क्या उसके लिए कहा जाता है, जो शीतकालीन मानसून करता है, यानी जब मानसून का निवर्तन होता है, यहां से वापसी करता है, तो शीतकालीन में आपको पता ही होगा क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से, किससे, ध्यान रखिएगा किसकी बात होती है, नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट से क्या होता है, वर्षा होती है ना। यहाँ पर कहां पर होती है आपको पता ही होगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और आपके पंजाब में कहां पर होती है, ये सारी चीजें वर्षा होती है। तो उसमें कोपेन ने क्या कहा था, उस जलवायु को क्या कहा गया था, तो जल्दी से बताइए। चलिए चलिए सी आंसर है ना, सी ही तो आंसर हमने भी दिया है अमृता जी। चलिए 14 की बात करते हैं, तो जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। ठीक, तो यहां पर सिंपल सी चीज है, एस मानसून विद ड्राई सीजन, किसकी बात की थी उन्होंने, मानसून विद ड्राई सीजन की बात की थी, और वहीं पर ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर, मंजू, ज्योति, विजय जी है, अमृता ठीक है, राव एके
वंदना जी, अच्छा 13 का बी आपने बताया, वो गलत हो गया आपका। 14 की बात करेंगे, यहाँ पर सी है, तबस्सुम जी 14 का सी आंसर होगा। ठीक है, सारे लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर आपने पढ़ा होगा सारे लोगों ने, क्रस्ट मेंटल कोर भी पढ़ा होगा, तब पढ़ा होगा सियाल सीमा नीफे भी पढ़ा होगा, बाकी असमानता भी पढ़ा होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जो ऊपरी क्रस्ट है, कौन सी बात है, ऊपरी लेयर है जो क्रस्ट की, और जो लास्ट लेयर है निचली क्रस्ट के बाद बीच की बात है, पाए जाने वाली घनत्व परिवर्तन जो विषमता को किस नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं ज्योति जी, बहुत दिनों बाद आप वापसी कर रही है इसलिए हो रहा होगा ऐसा, है ना। चलिए सारे लोग आंसर दे दीजिए यहाँ पर। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, साद मारियास, अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ध्यान रखिए, कॉन्वेर्ट विषमता है। जहां पर मोहों की बात आ जाएगी, याद करिएगा, जब मोहों की बात आ जाएगी तो ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, मोहो कहां पर होता है, क्रस्ट, आपका जो क्रस्ट होता है वो, एंड ऊपरी मेंटल आपका जो होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की बात करेंगे, वो कौन सा होगा, वो मोह होगा। रेपिटी जो बात करेंगे, ये ऊपरी मेंटल, जो ये होगा ये ऊपरी मेंटल, इसको नोट कर लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, ऊपरी मेंटल और यहाँ पर निचली मेंटल। ठीक है, ये याद करिएगा, निचली मेंटल यहाँ इनके बीच में होता है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद गुटेनबर्ग, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया, अब ये पूछे ना पूछे अलग है, वो दूसरी चीज है। ठीक है, निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच में क्या होता है, प्लस बाहरी कोर के रूप में। ठीक है, ये याद करिएगा, ये इसी तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर गुटेनबर्ग हो जाएगा, और जो अंतिम आपका हो जाता है वो लेहमैन हो जाता है। ठीक है, कौन सा, लेहमैन हो जाता है। तो 15 का आंसर ये आपका हो जाएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, खगोलीय और पृथ्वी की जो गतियों के बाद में है, अपसौर की स्थिति, अपसौर आपने पढ़ा होगा, अपसौर। ठीक है, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने, अपसौर। चलिए, कोई बात नहीं ज्योति जी, इस बार का लेकिन एग्जाम सही से दे लेना। ठीक है, चाहे जैसे भी देना एग्जाम सही से दे लेना। अपसौर और उपसौर आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो अधिकतम दूरी, नजदीक जो भी चीजें होगी, तो उसमें सारे लोग आंसर बताइए क्या इसका आंसर सही होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या बोला है कि यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, अब सौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, क्या सही बात है। या स्थिति 4 जुलाई को होती है, क्या ये सही बात है। या स्थिति 21 जून को होती है, क्या ये सही बात है। या स्थिति के दौरान सौर विकिरण की मात्रा पृथ्वी पर वर्ष में सबसे अधिक प्राप्त होती है, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। 16 का बी, 16 का बी सारे लोग बता रहे हैं, तो सही ही बता रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा, ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, उपसौर हो जाएगी। ये क्या होगा, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है यानी 3 जनवरी की बात करेगी, और सबसे जब दूरी पे होती है यानी 4 जुलाई की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर में आपसे पूछा गया अपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है, तो ध्यान रखिएगा वो सारी चीजें। ठीक है, वहां पर आपको सीधा 3 जुलाई 4 जुलाई ये सीधे सीधे वन लाइनर में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं हम लोग 17 की बात करते हैं, तो जल्दी से आ जाते हैं बैंकिंग शब्द में, सीमांत स्थायी सुविधा दर, एक ये वर्ड है बैंक में। ठीक है, अब जब ये वर्ड आपको दिया गया तो आपको बताना होगा इसका कथन कौन सा सही है, कब से ये यूज किया है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सारे लोग। ठीक, चलिए यहां पर ध्यान से करिएगा इसको। तो जल्दी से करते हैं हम लोग, 12 क्वेश्चन और बचे हैं, 12-13 क्वेश्चन। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको, ठीक, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे ना टर्मोलॉजी पूछ लेता है, जैसे पिछले एलटी में भी पूछा था, जीआईसी में भी पूछा था, कुछ वर्ड वो दे देता है, जब वर्ड आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, सीमांत स्थायी सुविधा। तो मतलब क्या होगा, यह वह दर जिस पर बैंक आपातकालीन स्थिति में अपने एसएलआर कोटे की प्रतिभूतियों को गिरवी रख के आरबीआई से ओवरनाइट, मतलब रात भर का ऋण लेता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, ऋण लेता है किससे, यहाँ पर एसएलआर। ठीक है, इसके थ्रू। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर राजकोषीय के नीति में
प्रभावी राजस्व घाटा आपसे अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो वो राजस्व घाटा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए, सभी लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो यहां से थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा राजस्व घाटा जब आपको बजट पढ़ाया गया था उसमें सब कुछ बताया था, ठीक है, कितने परसेंट था, कितना लक्ष्य था, कैसे क्या हुआ था। वो जब बजट आएगा या जब आपका एग्जाम नजदीक होने वाला रहेगा तब हम लोग बजट पे चर्चा कर लेंगे, ठीक, तब बजट पर चर्चा हम लोग कर लेंगे जब एग्जाम आपका डेट आ जाएगी और एग्जाम आ जाएगा। क्योंकि ये मान के चलिएगा कि बजट से एक क्वेश्चन चाहे जिस भी हालत में रहे वो रखेगा। तो यहां पर आएंगे हम लोग राजस्व घाटे में पूंजीगत जो आस्तियां होती है सर्जन के लिए अनुदान को घटाना होगा। तो ये सिंपल सी चीज है जब सरकार को यहाँ पर राजस्व की गणना करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप लोग। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कोई देश किस चरण में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजरता है, यानी जहां पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है, तो आप बता दो भारत इसमें कब गुजरा था। यहां पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भारत कब गुजरा था, ये बता दो किस ईयर में गुजरा था, ये आपको बताना होगा। बाकी ये कौन सी चीज होती है, यहां पर जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे, हाई इनकम है, बिल्कुल इस लो। चलिए चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। चलिए जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे तो सारे लोग बताइए। ठीक, किस स्थिति में होता है यहां पर सभी को पता होगा। यहां पर ये क्या होता है, द्वितीय चरण की बात करेंगे। और यहां पर क्या होता है, यहां पर ब्लैंकर के द्वारा ये वर्णन किया गया था कि जहां पर क्या होगी, उच्च जन्म दर होगी। अब भारत में इस समय कितनी जन्म दर है आप जानते हैं, या मृत्यु दर। अभी यहां पर पार्ट 6 आया है भारत सरकार का, एनएचएफएस का जो डाटा है छठा आ चुका है। अब ये मान के चलिएगा वो जो छठा डाटा आया है वहां से क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। अभी हाल ही में आया है, दो महीने पहले या एक महीने पहले समथिंग जो भी है, वहां पर एनएचएफएस का डाटा आ चुका है जो 6 आ गया, जो नवीनतम है। वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, कितनी मृत्यु दर है, कितना टीएफआर है, कितना मातृ मृत्यु दर है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आगे हम लोग इस पे करेंगे भी, ठीक है। तो सारे चलिए रोशनी जी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कॉमर्स का, वहां पर देखिए नंबर दिया है तो उस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। चलिए यहां पर आते हैं, अब सिंपल सी बात है, यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र में जो क्या है, लिंडमैन ने एक नियम दिया था। लिंडमैन की थ्योरी थी 10% नियम की। तो इसका मतलब क्या है ये आप बता दो मुझे, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा है रोशनी जी, उस पे नंबर पे आप कॉल करिएगा। चाहे नहीं, जो बर्थ रेट इस समय क्या चल रही है यूपी की और प्लस भारत की, वो सब कुछ आपको आंकड़े के साथ देखना होगा। 7.59 पर एक 1000 है। चलिए ये एग्जैक्ट डाटा बता रही है कि यहीं से उधर उधर से देखा है, जो भारत सरकार का वही है ना अमृता जी, एग्जैक्ट है ना, ये ना हो कि कोई देख ले। एग्जैक्ट डाटा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो डाटा मैं देखा हूं लेकिन उतना अभी उस पर ध्यान नहीं दिया हूं, ठीक है। वो डाटा सारी चीजें मेरे पास है लेकिन ध्यान नहीं दिया। यहां पर आते हैं 20 नंबर की बात करते हैं, तो जल्दी से सारे लोग 20 का आंसर दे दीजिए, यहां पर क्या कहा गया, ठीक। चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहां पर सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहां पर एकदम इजी है। क्या कहा गया कि एक ट्रॉफिक स्तर से यानी एक लेवल से अगले लेवल स्तर तक जाने पर 10% ऊर्जा आती है, बाकी क्या होता है 90% जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यहां पर समझ लीजिएगा कि नष्ट हो जाती है, यानी वो उसका कोई भी काम नहीं रहता। ये सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिए। 21 की बात करेंगे, आप लोग जल्दी से यहां पर बता दो। यहां पर जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में होने वाला यूट्रोफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रक्रिया का प्राथमिक कारण और उसका अंतिम प्रभाव क्या होता है। तो जल्दी से चलिए 10% है ट्रॉपिक लेवल। चलिए सारे लोग यहाँ पर साथ दिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी की बात किया गया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो मात्र 10% होता है, यानी जब भी जैसे सन से किसने लिया, आपका जो प्राथमिक उत्पादक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या किया, जैसे पेड़ है
उसने लिया 100% सल्फर। लेकिन जब उसको फर्स्ट कंज्यूमर जो खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जैसे गाय हो गई, तो वहां से जो एनर्जी होगी मात्र 10% ही जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 10%, 90% खत्म। फिर वहां से जब वो गाय गाय को कोई जानवर खा गया, मतलब शेर खा गया, चलो, तो वहां पर ये 100% नहीं, उस 10 का 10% जाए। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह आया था एक बार। ठीक है, तो उसके लिए आएंगे। यहां पर जलीय की बात करेंगे हम लोग, यूट्रोफिकेशन की बात करेंगे, तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दे दीजिए। यहां पर एक याद करिएगा, नाइट्रेट जो फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं, यहां पर डीओ का स्तर गंभीर रूप से यहां पर गिर जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वन लाइनर में आपसे पूछा गया। चलिए यहां पर आते हैं हम, जल्दी से अभी करते हैं थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन। तरंग गति के संदर्भ में जब ध्वनि तरंगे, किसकी बात कर रहा है यहां पर, ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ध्वनि के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। यानी जब ध्वनि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और फिर क्या होता है, उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई भी यहां पर चेंजेस उसमें नहीं होगा, चाहे वेलोसिटी होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग बताओ, जल्दी से। ठीक है, यहां पर ये गलत नहीं होना चाहिए, साइंस वाले। ठीक, विजय है, पूनम है, अमृता है, चंद्र, ये लोग तो मेरे समझ से साइंस के नहीं है। साध है, ठीक है, मंजू जी, ये लोग तो है ही नहीं है। तबस्सुम जी, ठीक है, ये साइंस के हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, राव, साध बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी, कृष्णा। चलिए ज्योति, ठीक है, अब सही हो गया क्वेश्चन, ज्योति जी, विजय गौतम, ठीक है, बिल्कुल सही है। सारे लोगों को तो सिंपल सी चीज क्या बोला गया, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब ये एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इसके जो फ्रीक्वेंसी है, इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी ये सेम टू सेम जाएगी, अपरिवर्तित रहती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकीय का जो नियम है, तापमान की अवधारणा या थर्मामीटर के कार्य करने के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, ऊष्मागति का शून्य यानी जीरो लॉ है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ, यानी इसके अंतर्गत ये कौन सा लॉ जाना जाता है। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल है राव जी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए यहाँ पर। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। विजय जी आंसर 22 का है, अमृता जी का 23 का है। चलिए सारे लोग का आंसर, ज्योति जी सी है। चलिए ठीक, चलिए यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राव जी सेकंड लॉ है, ज्योति जी का सेकंड लॉ है। तो सारे लोग आत्मा बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ठीक, सेकंड नियम जो होता है एंट्रोपी और ऊष्मा की जो दिशा होती है उसका करता है। यहाँ पर थर्मामीटर की जो बात करेंगे, यहाँ पर ऊष्मा गति का जो शून्य नियम होता है इस पे आधारित, यानी जब ए बी वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि ठीक है, जब ए बी दोनों एक साथ होते हैं, तीसरे के साथ सामर्थ्य करते हैं ताप वाले संबंध में, तो वहां पर क्या होता है, तो जीरो नियम लगता है। जो सेकंड जो नियम की बात करेगा वहां पर याद करिएगा, एंट्रोपी और ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, एंट्रोपी, ठीक है, और ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, प्रवाह की बात करेगा, वहां पर ये चीजें होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, ग्लाइसोलाइसिस की बात करेंगे, और ये कौन सा गलत है। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए 30 है अमृता जी, बस 30 खत्म होने वाला है। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसको समाप्त किया जाए। चलिए सारे लोग, यहाँ पर एंट्रोपी की बात होगी तो ध्यान रखिएगा उसको। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सीधा सीधा क्वेश्चन है, चलिए यहां पर तो सिंपल सी बात है, ग्लाइकोसिस की बात करते हैं यहाँ पर। यह श्वसन की क्या केवल वाय की जो प्रक्रिया होती है, इसमें साइंस का क्या करेंगे, कल से ना इंग्लिश में भी लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपको याद पड़े। यहाँ पर बात करेंगे पौधों में पाए जाने वाले जटिल स्थायी उत्तकों के अंतर्गत जाइलम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पर जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एकमात्र घटक जीवित कोशिकाओं से बना होता है? यहाँ पर वेसल्स की बात करेंगे, वाहिकाएं की बात करेंगे, जाइलम तंतु की बात करेंगे और जाइलम पैराकाइमा की बात करेंगे। तो जल्दी से आप बता दो यहाँ पर कौन सा एकमात्र घटक जीवित कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम आपको पता होगा, जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का क्या होता है। जल्दी से ये भी साथ में आंसर आप बता देना सारे लोग। चलिए यहाँ पर जल्दी से इसका भी आंसर सभी लोग बता दीजिएगा, इसका संबंध किससे होता है? सर आई हैव टू गो टू द टेम्पल इन द मंथ ऑफ सावन। बिल्कुल जाइए। तो शाम में कौन जाता है, रात में कौन जाता है? ठीक है, पैरंकाइमा शादी बिल्कुल सही है। अमृता जी चलिए, डी है, डी 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 सारे लोग, ज्योति जी का डी है। चलिए बिल्कुल मैं मान रहा हूं, वो मुझे समझ में आ रहा है कि जो साइंस वाले रॉन्ग कर रहे हैं वो हिंदी की वजह से कर रहे हैं। तो कल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा पूरा पेपर। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, पूरे पेपर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर की बात करेंगे। आपको बताना होगा क्योंकि यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया गया कंप्यूटर का, याद होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये अक्सर आप लोग देखते होंगे। IPv4 की बात करेंगे और IPv6 की बात करेंगे। जो क्या होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस के आकार का सही अंतरक्रम क्या होता है। IPv4 जो 16 बिट्स का होता है, IPv जो 6 होता है ये 32 बिट्स का होता है। यहाँ पर 4 होगा 32 का होगा, यहाँ पर 6 64 का होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। तो जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए इसमें कौन सा है। चलिए सारे लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे लोग, कौन सा आंसर है। चलिए आई नो कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात है, आंसर देते जाइए। 2 क्वेश्चन और बचा है, देकर ही जाइए तब, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर देते हैं इसका क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर IPv4 क्या होता है 32 बिट्स होगा, यहाँ पर 6 क्या होगा 128 बिट्स होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए कंप्यूटर सभी के लिए इजी नहीं होता। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इतिहास वास्तुकला के संदर्भ में जौनपुर में स्थित प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण शर्त की शैली के अंतर्गत किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? ये ध्यान दीजिएगा, किसने निर्माण कराया ये नहीं पूछ रहा है, किसने कराया कि इसको पूर्ण कराया। जो अटाला मस्जिद कहां पर है, सरकी शासक जो यहां पर थे उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, जौनपुर में हुई थी। सरकी वंश की स्थापना किसने की, ये सारी चीजें। चलिए हमें लगा ज्योति जी ने लिखा है, अमृता जी यू आर फुल ऑफ ऑल वायरस। ठीक, शाम हो गई ना, दिखना कम हो रहा है ना, क्यों? ठीक, तो सिंपल सी चीज है, याद रखिएगा कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पर अटाला मस्जिद की बात कर रहे हैं। यहां पर इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 में इसको क्या कहा गया था, कंप्लीट कराया गया था। याद रखिएगा, जो पूर्ण की बात कर रही है उसको क्या किया गया, कंप्लीट कराया गया। सारे लोग ध्यान रखिएगा, सरकी वंश का, ठीक है। यहां पर पहले बसाया किसने था, यदि बात आपसे पूछ देगा जौनपुर की स्थापना किसने किया था, जौना खान की याद में किया था। कौन किया था यहाँ पर, ये आपको पता ही होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कब किया था, 1376 में किया था। सिंपल सी चीजें याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा है। 1376 में, कब, 1376 में किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, तुगलक, ठीक, सिंपल सा ये याद रखिएगा। यहाँ पर कब किया था, सारी चीजें जोना खान की स्मृति में किया था। और जो यहाँ पर अटाला मस्जिद है, इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में इसको क्या किया था, पूर्ण किया था। तो सारी चीजें, चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो जल्दी से आप बता दो। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर दीजिए। चलिए अच्छी बात अमृता जी, ठीक। चलिए यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल्दी से सीधा सीधा आंसर दे दीजिए, ठीक। यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, अगर बता सकते तो बता दो। यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 मई को नहीं, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। सिंपल सी चीज है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, योगा दिवस आपको पता ही है कब मनाया जाता है, कहाँ, इस बार का कहाँ मनाया गया था,
योगा दिवस जो इस बार का है वो कहाँ मनाया गया, तो इसका भी आंसर आप लोग देते चलिएगा। चलिए यहाँ पर 29 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा भौगोलिक अवस्थी के बारे में आपको बताना है, गलत सुमेलित है। तो यहाँ पर बात किसकी होगी, यूरेनियम है, सिलिका सैंड है, एंडुलासाइट है और कैल्सासाइट है और हीरा है। तो जल्दी से आप बता दो कौन कहां पर मिलता है। चलिए मेजर ध्यानचंद, बहुत सही, किसने बताया, चलिए अच्छी बात है। पूनम जी ध्यानचंद है, साध है, विजय बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए तबस्सुम जी इन कोलकाता, बिल्कुल कोलकाता में, अमरावती दोनों जगह मनाया गया, ठीक है। पीएम साहब जहां रहेंगे वहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। तो यहां पर आएंगे तो सिंपल सा है, यहाँ पर आ जाओ राहुल, बस बस खत्म, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, हीरा जो है ये कहां पर होता है, बांदा में होता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा पाया जाता है, वैसे यहाँ पर होता नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, जिनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क और पेरिस की बात करेंगे। तो जल्दी से सीधा सीध यहाँ पर आंसर दे दीजिए क्या होगा। ठीक, आज का ये अंतिम प्रश्न है, सारे लोग इसका आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ पर बिल्कुल मेजर ध्यानचंद। चलिए यहाँ पर आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर, ये आपको बताना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, यूनेस्को कहां पर है, यूनिसेफ कहां पर है। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए। ठीक, तो ये तो सिंपल सा है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो ट्रेन और बसों में पुस्तक मिलती है वहां से। यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक।